Okay friends, so today is the second video that is a sequel of our first video जो हम लोगों ने कल एक वीडियो बनाया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपका इंटरव्यूज अभी आने वाले हैं आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के, ये उसका दूसरा वीडियो है। आज के लिए जो हम लोगों ने थीम चूज किया है जिसमें डिस्कशन होना है दैट इज वन रिलेटेड टू एकेडमिक बैकग्राउंड, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरा जो थीम है वो केस स्टडीज, टिपिकल केस स्टडीज जो आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है, वाइस प्रिंसिपल की जो जॉब प्रोफाइल होती है उससे रिलेटेड केस स्टडीज जो इंपॉर्टेंट है उनका आंसर कैसे हो सकता है। और ये बहुत सी केस स्टडीज हैं, इसको हम कंटिन्यू नेक्स्ट सीक्वल में भी करेंगे। और जो तीसरा हमारा है वो जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन। आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब का जो प्रोफाइल है वो अलग है, यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, तो ये तीन थीम पे आज डिस्कशन होगा। तो आई स्टार्ट विद शिखा, यू फर्स्ट टुडे, एंड दैट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब उनके क्वालिफिकेशन, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं इंटरव्यू में जाएंगे, टिपिकली किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एकेडमिक्स में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक इज समथिंग जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सो उसमें मेनली जो बच्चे अभी आ रहे हैं बीटेक, एमटेक और पीएचडी वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के 2-3 सालों के निकल चुके हैं। तो टिपिकल क्वेश्चन सबसे पहला तो ये होता है कि आफ्टर गेट आपने अभी तक एमटेक मतलब क्यों नहीं ज्वाइन किया, अगर आपने गेट लिखा है तो उसमें कुछ बच्चों का बहुत ही जेन्युइन सा रीजन होता है, दे कैन जस्टिफाई टू कि मैम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किया कुछ ऐसा चाहिए था, तो उस टाइम एक्सपोजर भी चाहिए था, सो दैट्स व्हाई मेरा फ्यूचर में प्लान है ऐसा कुछ। तो बच्चा, और उसका ज्यादा गैप भी नहीं है, तो उस चीज को वो जस्टिफाई कर सकता है। सेकंड आता है जब बच्चे से पूछा जाता है कि आर यू प्लानिंग टू डू एमटेक, क्या आप प्लान कर रहे हो वैसा कुछ, अभी तो चलो आपने नहीं किया, तो बच्चा कई बार बोलते हैं कि मैम कई बार जो है एलिजिबिलिटी बीटेक ही होती है, तो कोई देयर इज नो पॉइंट टू डू और ऐसा कुछ मेरा कोई प्लान नहीं है। तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू आंसर कि मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि एमटेक आपको ऑब्वियसली ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। आप उसको ये चीज कह सकते हो कि यस अभी मेरा कोई प्लान नहीं, बट इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू डू। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पीएचडी से रिलेटेड, जो काफी कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं, एंड वो उस क्वेश्चन में एक तो ऑनेस्ट आंसर दे दो, ज्यादा बेटर है कि वो क्यों जाना चाहते हैं। पीएचडी कर रहे हैं और अभी आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो काफी डिफरेंस है दोनों में। सो आई वुड से कि पीएचडी के लिए आप ये चीज बोल सकते हो कि पीएचडी थोड़ा सा टाइम टेकन है, और दूसरी चीज वो टाइम टेकन के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन फ्रेशर, आप कह सकते हो कि वाइस प्रिंसिपल के लिए आप जा रहे हो, सो इट्स अ करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एक टिपिकल क्वेश्चन आता है कि आप एमटेक कर सकते थे जब आपने गेट लिखा और आप आईआईटीज में जा सकते थे, तो ये आंसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आईआईटी से छोड़ के आईटीआई में, आईआईटी टू आईटीआई, सो आप क्या आंसर करोगे इस चीज? अब इसमें शिखा जो आपने पॉइंट बताया, जैसे एमटेक, बहुत से आप में से ऐसे कैंडिडेट हैं जो गेट एग्जाम लिख रहे हैं और वो अपने इंट्रोडक्शन में ये चीजें मेंशन पड़ते हैं करने कि हमने 2 या 3 बार गेट क्वालिफाई किया है। पहली बात तो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, ये बातें बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली अचीवमेंट होता है और कई बार कैंडिडेट मेंशन करते हैं तो आपने गेट लिखा क्यों था। फिर आप बोलते हैं कि साहब मैंने गेट पीएसयू में जाने के लिए लिखा था और पीएसयू में हुआ नहीं, तो आपने मास्टर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो जब वो पूछता मास्टर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया और कैंडिडेट लगते हैं बोलने कि मेरे को मास्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन है। कल को ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स है, पीएचडी हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में कल को आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी जॉब कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट होता है। तो आप ये बोलना कि मेरे को हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जाना है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मास्टर्स क्यों नहीं किया या मैं उसमें क्यों नहीं गया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, ये आपका बेसिकली आपका अपना डिसीजन है, आपको चाहिए जाना था उसमें। अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं और वो अच्छी इंस्टीट्यूट में सीरियसली करते हैं तो आप डेविएट होते हैं, आप तैयारी नहीं कर पाते, और कुछ इंडिविजुअल मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका अपना डिसीजन था कि मैं 100% तैयारी को देना चाहता हूँ, और आपके पास रिजल्ट भी होते हैं दिखाने के लिए कि सर मैं दे रहा था, मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को इंटरव्यू कॉल आ रही है या एक स्टेज तक मैं पहुंचा हूं, तो मैं एमटेक करने नहीं गया बिकॉज मैं डेविएट नहीं होना चाहता था। ये आपका संसर है। दूसरा, आप एमटेक कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर में बैठे हैं, आईआईटी मद्रास में बैठे हैं, आईआईटी से आईटीआई क्यों आ रहे हो? क्योंकि आईआईटी से तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी जॉब्स मिलेंगी, आप और अच्छी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। रिसोर्स आप क्यों वेस्ट कर रहे हो आईआईटी के लैब्स का? तो उसका रीजन ये है कि जो मैंने आईआईटीज में मास्टर्स में सीखा है, मैंने अदर देन अपना एकेडमिक्स, मैं लैब में भी रहा हूँ, लैब मैंने हैंडल की हैं, मैंने इंस्ट्रक्टर्स के साथ काम किया है, लैब टेक्नीशियंस के साथ काम किया है, और आईटीआई एक इंस्टीट्यूट में वाइस प्रिंसिपल की जो पोजीशन है ना, वो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन है जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और आप बहुत से इंडिविजुअल्स के करियर मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल कॉज है ये कि स्किल एनहांस करना। अब आईआईटीज क्या है, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड है वो।
वहाँ पे आपका ग्रेजुएट्स का स्किल एनहांस हुआ, आईटीआई में जो है वो सेमी स्किल्ड आप इंक्रीज करते हो इंडिविजुअल्स की, कैंडिडेट्स की। तो आपको वाइस प्रिंसिपल बन के अगर आप आईआईटी से भी आते हो तो आपको एक बहुत ही नोबल अपॉर्चुनिटी है काम करने का, इंडिविजुअल्स की स्किल एनहांस करके उनको जॉब लगवाने का। तो आप वो सारे का सारा अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट या आपकी जो लर्निंग है उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको उस तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं आईआईटी से आईटीआई आके इस कॉज के लिए जा रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बिहार से भी हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए जेन्युइन है कि साहब मैं अपनी स्टेट में मैं यूथ के करियर बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जो इमेंस जॉब सेटिस्फेक्शन मेरे को देगा। ये बहुत अच्छा आंसर उसका बन जाता है। एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया शिखा, जो है पीएचडी से रिलेटेड। पीएचडी के लिए सबसे टिकलिश क्वेश्चन जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, सोचना इसका आंसर क्या करोगे। पीएचडी कर रहे हो, आईटीआई के अंदर रिसर्च फैसिलिटी नहीं होता। आपने पीएचडी किया है, आप जैसे तैसे आईआईटी कानपुर जाके या जहां पे पीएचडी कर रहे हो वहां पीएचडी कंप्लीट तो कर लोगे। ये बताओ कि पीएचडी की क्यों थी, पहली बात। नंबर 2, पीएचडी कर तो ली, अब रिसर्च में अपना करियर बंद कर दोगे क्या, रिसर्च करोगे कैसे। तीसरा, वाइस प्रिंसिपल का जो काम होता है कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। आपको इंस्ट्रक्टर को मैनेज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इंडस्ट्री का कोलैबोरेट करना है, रिसर्च कब करोगे। तो ये रिसर्च करने का आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा, ये 3 क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथा, आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, आपको बिहार गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो आईटीआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वाइस प्रिंसिपल। तो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लूंगा मैं इसको आंसर करने का, लेकिन सोचो और इसका आंसर करने की ट्राई करना। नाउ एकेडमिक्स के बाद शुभ्या सेकंड कम्स इज केस स्टडीज। सो पहले ये बताओ कि केस स्टडीज को हम कितनी केस स्टडीज हो सकती हैं आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए। सो बिफोर कमिंग टू केस स्टडीज, जैसे अभी शिखा मैम बता रहे थे रिलेटेड टू ऑल दीज क्वेश्चंस मास्टर्स के, मेरा एक फीडबैक है, जैसे मॉक्स हम रेगुलरली अटेंड करते हैं, बच्चों को आंसर्स आते होते हैं, उनको चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं आती है। जैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे भी वर्ड्स बता रहे थे, स्किल एनहांसमेंट ये वाले, तो उसके लिए आई वांट कि उनको ये वर्ड्स बताओ कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लुकिंग करना था। उनको वर्ड्स लिखवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ग्रास्पिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स, जैसे कल एक बच्चा आया था, उसकी हर वर्डिंग अच्छी थी, मतलब ही वाज एबल टू कॉम्प्रीहेंड द सेंटेंसेस, पर उसका जो वर्ड्स की मीनिंगफुल की वजह से उसका एक इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा था। तो व्हाट आई सजेस्ट कि जैसे मास्टर्स में आ रहा है, जैसे आपने बोला कि करियर जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है बाय सर्विंग माय ओन स्टेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा अगर वो इस पोजीशन पे ज्वाइन करेगा, ग्रोथ एनरिचमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मतलब यहाँ से कोई भी वो वर्ड्स कैप्चर कर सकते हैं। बाकी हम सेशंस में गाइड करते रहते हैं इंडिविजुअली क्या क्या वर्ड्स है, बट वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मास्टर्स सेशन कि क्यों। एक इसमें शुभे वन मोर थिंग, एक तो होता है कि कैंडिडेट जो है वो वर्ड्स कैच कर ले जब हम बोल रहे हैं। बेस्ट तरीका ये कि जो डॉक्यूमेंट दिए ना योरपीडिया ने, डॉक्यूमेंट दिए हैं बहुत ज्यादा, उन सब में ये वर्ड्स हैं, उन सब में ये वर्ड लिखे हैं, तो वो इंडिविजुअल अगर उसको नोट भी कर ले ना कैंडिडेट, तो उसको अपना आंसर फ्रेम करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। एक तो आपका सब्जेक्टिविटी, मैं आपसे बात करी, मैं आपको अपना आंसर रट्टा नहीं दिलवाना चाहती। वी डोंट नेवर सजेस्ट कि सेशंस में आप रोट मोटिफिकेशन करें, आप रट्टा मारे। इट इज द बेस्ट इज हम आपको कुछ वर्ड्स है, आप अपनी लाइन लगाएं, उसी से आंसर प्रिपेयर हो, और वही चीज आपको सेशंस में सीखनी है। तो जब भी कोई मास्टर्स के लिए बच्चा आता है, व्हेनेवर आई से कि शिखा मैम के साथ आप लगाइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप वर्ड्स एक्सचेंज कीजिए और अपने आंसर्स को मॉडिफाई करके बेटर बनाइए। आपके आंसर्स ऑलरेडी बेटर है, आप इंटेलिजेंट है, आप यहाँ तक पहुंचे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप चॉइस ऑफ वर्ड से करें। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि मैंने कैंडिडेट्स को कई बार बोला है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे और मेंटर्स भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, on the basis of our past experience we can frame very good question for them on the basis of their background. Now they need to sit and write the answer for those questions. जब write करने लगते हैं ना, तो एक्चुअल में आपका सारी की सारी चीज आती है। लिख के अगर तुम तैयारी करोगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। सर वही मैं बोल रही थी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन आपने बोला दे दिया, इनको लगता है, बच्चों को लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन फाइल लूंगा तो हो गया। वहीं पे गलती है। एक बच्चे ने बोला मैम मैंने ना स्टाइस को मेरी इंटरव्यू है, ही वाज फ्रॉम डिफरेंट दिस आई डोंट रिमेंबर द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ही सेड मैम मैंने मिरर के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस की था और मेरे पास ना टाइम नहीं था, मैं जॉब कर रहा हूँ तो वो नहीं था। मैंने कहा यू प्रैक्टिस, तुम्हें फीडबैक किसने दिया? जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं, क्या मेरी वॉइस ऊंची जा रही है, नीचे जा रही है, क्या मैं वो एक स्माइल से स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तब तक कैसे पता चलेगा? तो अकेला डॉक्यूमेंटेशन कभी हेल्प नहीं करता। अकेला मैं ये वर्ड्स बता दूंगी, अभी इनको रट्टा भी लिखवा दूंगी, वो भी नहीं करेगा। हर पर्सन के एक बोलने का वे डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, शिखा मैम का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। वही चीजें हैं कि उनका बच्चों का डिफरेंट है। व्हाट दे हैव टू गो इज, आप मैनेजर पोजीशन पे जा रहे हैं, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और ऑब्वियसली वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, वो दैट डजंट मैटर, बट हाँ एक वर्डिंग की चॉइस अच्छी रखनी है जब भी आप मास्टर्स से। और आप स्टडीज को कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ना नहीं करना चाहता हूँ। कल एक बच्चे ने मॉक में बोला कि
मैम मैं नहीं मास्टर्स करना चाहता क्योंकि ग्रेजुएशन तो चाहिए, हो तो है मेरे पास, द वे यू स्पीक दैट इज रॉन्ग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो हमें सबसे ज्यादा इनको एक कैटर क्वेश्चन करना मैं है। आपसे पूछ सकती, जैसे आपने बोला ना चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो गुड वर्ड्स आर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, तो कुछ बच्चे यूज करते हैं जैसे सैलरी एंड प्रमोशन, ऑल्दो इन इंग्लिश एंड दैट्स अ गुड वर्ड्स, बट शुड वी यूज दैट व्हेन यू आर गिविंग आंसर कि हां मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी या एक्सपोजर चाहिए था, तो जैसे बच्चे यूज करते हैं कि सैलरी बहुत अच्छी है, प्रमोशन मिलेगा बहुत जल्दी क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है, सो शुड वी यूज दैट? मैं जैसे सबको एग्जांपल देती हूँ, तुम कभी किसी गेस्ट के घर में जाते हो, तुम कभी बोलते हो मैं खाना खाने आया हूँ प्रोमिनेंटली, या फिर मुझे आप पसंद नहीं हो, कुछ चीजें हैं जो वेल वर्स्ड है, कुछ पता ही है, नॉलेजेबल है कि हाँ सैलरी आपको अच्छी मिलेगी शायद, या आपकी ग्रोथ होगी, बट आपका एक होता है प्रायोरिटी किस चीज की, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, आपको ग्रोथ इनरिचमेंट चाहिए, नॉलेज गेन करनी है, आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, आप आईटीआई में आके स्किल्स को एनहांस करेंगे, आप लीडरशिप रोल सीखेंगे, प्लस हाँ जो अलग बेनिफिट्स है दे आर देयर एंड यू डोंट नीड टू मेंशन इट आउट, तो वो कोई जरूरत नहीं है उसको मेंशन करने की। दैट वाज रिलेटेड टू मास्टर्स जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। दैट्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सेशंस लगाइए, कि ये नहीं है एक मेंटर के साथ लगा लिया आपने, आप हमारे लाइक वी हैव अ टीम, लाइक अ ग्रुप ऑफ टीम ऑफ 5-6 मेंबर्स ओनली फॉर एचआर, है ना, टेक्निकल के अलग है, हर एक के साथ लगा के हर एक का डिफरेंट फीडबैक लो, और हर फीडबैक जो रिपीट कर रहा है टीचर उस पे वर्क करो कि यार अगर 5 जाने मुझे एक चीज बोल रहे हैं तो कोई तो गड़बड़ है ना मेरे अंदर, वो दैट इज इंपॉर्टेंट इन मास्टर्स। कमिंग टू सर द सेकंड पार्ट, केस स्टडीज। केस स्टडीज इज समथिंग सिचुएशनल क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको कोई सिचुएशन दे दी है, अब जो ये वीपी की पोस्ट है दिस इज मैनेजरियल आल्सो एंड दिस इज रिलेटेड टू टीचिंग आल्सो। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि आईटीआई में बहुत ज्यादा कई बार कंफ्लिक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला मैं दूंगी, और मैं आज 2-3 केस स्टडीज आपको मैं बताती हूँ, हम रोज डिस्कस करेंगे केस स्टडीज क्योंकि दे आर न्यूमरस केस स्टडीज रिलेटेड टू द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वीपी आप ज्वाइन करेंगे। अब कंफ्लिक्ट हुआ है, इंस्ट्रक्टर्स ने क्या कर दिया है कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी है, और इट कैन बी एनी कि हाँ लोअर वालों ने स्ट्राइक कर दिया फ्रॉम मैनेजमेंट। अब आप मैनेजमेंट में बैठे हैं, आप क्या करेंगे इसमें? पहले हम केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, देन आई वुड बी आस्किंग कि आप आंसर्स भी दीजिए और हम इसको कलेक्टिव करते हैं। सेकंड आ जाता है, अब आप मैनेजरियल पोजीशन पे, आपके अंडर टीचर्स हैं, हम हमेशा बताते हैं कि भाई आपको टीचर्स को मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करोगे? एक जैसा काम तो नहीं करवाओगे ना, मोनोटोनस वर्क से तो वैसे ही बोर्डम हो जाएगा। अगर मैं एक काम पूरी लाइफ करूंगी मैं बोर्डम हो जाऊंगी, मुझे अपनी जॉब से प्यार नहीं रह जाएगा। सिमिलरली आप टीचर्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ट्रेनिंग्स करवाएंगे, तो आप वो ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, कैसे सेमिनार्स लगाएंगे, और बच्चों को ट्रेनिंग सेमिनार वर्कशॉप, जैसे लास्ट ईयर बीपीएससी में सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस पूछा गया था, कि एनईपी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे जब, तो दैट इज करिकुलम और सिलेबस में बच्चों को डिफरेंस नहीं पता। उसी तरह से आप एक मैनेजरियल पोजीशन में जा रहे हैं, कल को आप ट्रेनिंग लगवाएंगे, सेमिनार लगाएंगे, वर्कशॉप लगवाएंगे, क्या करवाएंगे आप, तो ये चीजें आपको बतानी है। और कई बार तो ये भी पूछा जाता है, बताइए कितने डेज का आप मॉड्यूल करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बजट कहाँ से लाएंगे, तो ये कुछ चीजें दे आर ओनली टू ब्रेनस्टॉर्म यू। वो आपसे क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मैंने 2 मिनट में, आप अटेंटिव हैं उस सिचुएशन में सोचने के लिए, आप वो प्रैक्टिकल है, आप में वो स्किल है, वो आपका दूसरा आ जाता है। तीसरा अगर मैं टीचिंग से इजी सा दूं, जैसे सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आईटी में बहुत बच्चे होते हैं, जैसे कि अब वोकेशनल ट्रेनिंग कोई चल रही है, कोई बच्चे शरारती होते हैं, कोई बच्चा आपकी क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। अब वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, आपका क्या एक वे होगा उसको डिसिप्लिन करने का। अब कई बार बोलते हैं वहां पे कि मैं उस बच्चे को डांट दूंगा सबके सामने, या मैं उसको बोलूंगा। सबसे बेस्ट वे जैसे मुझे लगता है कि आप बोलिए कि मैं अपने लेक्चर को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊं कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को कैप्टिवेट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे वर्ड्स इतने इंटरेस्टिंग है कि आपकी एज मैटर नहीं करेगी उस चीज में, आपका वो डांटना मैटर नहीं करेगा। आप लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाइए, आप उनको प्रोजेक्ट्स दीजिए, ग्रुप डिस्कशंस कराइए क्लास में। क्यों नहीं बच्चा मोटिवेट फील करेगा, और क्यों नहीं बच्चा वो डिस्टर्बेंस स्टिल क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको क्लास से बाहर आके डांटिए। ये चीजें कहाँ से हम लर्न करते हैं? अगर कुछ एस्पिरेंट्स है, उन्होंने बीएड किया है या टीचिंग प्रैक्टिस लगाई है, टीचिंग प्रैक्टिस में स्पेशल एक सब्जेक्ट होता है जो एक रिलेटेड टू दिस होता है कि आपको टीच कैसे करना है, और दिस इज अ पोजीशन जहां पे आपसे ऐसी केस स्टडीज, और उसमें न्यूमरस केस स्टडीज है, अगर मैं बोलूंगी तो रिलेटेड टू क्लासरूम, रिलेटेड टू आउटसाइड क्लासरूम, रिलेटेड टू मैनेजरियल, तो वो आप पे इंग्रेन करता है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है, एंड देन द नेक्स्ट वंस। जैसे मैंने ये आपको भी 2-3 सर डिस्कस किया है आपके साथ। मैं अब एक केस स्टडी जैसे कंफ्लिक्ट वाला, जो मैं प्रायोरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट बोलती हूँ और बहुत जगह पूछी जाती है, पीएसयूज में लेबर क्लास के साथ पूछी जाती है,
ये VPA पोजीशन है तो इसमें पूछी जाती है रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्टर्स की स्ट्राइक हो रही है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें जो 3 केस स्टडीज आपने ली शुभ है, वो आपने अलग अलग स्टेक होल्डर लिए, वो बहुत अच्छा है। बिकॉज ITA में स्टेक होल्डर होता है सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, जिसमें मान लो आप सब वो मिनिस्ट्री आ जाएगी या डिप्टी डायरेक्टर आ जाएगा या प्रिंसिपल आ जाएगा, आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो आपसे ऊपर वाला जो लेवल हो गया मैनेजमेंट, एक स्टेक होल्डर तो वो होता है। दूसरा स्टेक होल्डर आपके इंस्ट्रक्टर, आपके एम्प्लॉई, तो वो स्टेक होल्डर। तीसरा स्टूडेंट। तो आपने तीनों को कवर किया है। मैं देख रहा था क्लास डिसिप्लिन जो आपने लिया है, तो आपने स्टूडेंट्स को ले लिया, जो स्टेक होल्डर दूसरा कंफ्लिक्ट लिया आपने एम्प्लॉइज ले लिया, तीसरा आपने मैनेजमेंट का डिसीजन वाला उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, और ट्रेनिंग आपने एम्प्लॉइज के लिए कर दी। तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए है। अब जो कंफ्लिक्ट वाला है ना, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू चेक योर एटीट्यूड एज वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर हमारा अलग डिस्कशन होगा। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस। वाइस प्रिंसिपल जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉइज को भी, इंस्ट्रक्टर्स को भी, और प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट बैक साइड। आप डिपार्टमेंट की तरफ चले जाओ, डिपार्टमेंट आपका ये आपका जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ चले जाओ, तो डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, ये सारे होते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल एक बफर है जो अपने इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉइज को भी उनको ग्रो करवाता है, प्रोटेक्ट करता है, और मैनेजमेंट की पॉइंट भी आगे लेके चलता है। अगर कंफ्लिक्ट होता है मैनेजमेंट में और एम्प्लॉइज में, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 एज अ वाइस प्रिंसिपल आपको डाटा गैदरिंग करना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है कि एक्चुअल कॉज क्या है। कोई भी डिसीजन पे, सोल्यूशन पे आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप डिटेल कॉज इफेक्ट एनालिसिस नहीं कर लेते। Reaching the actual cause is very very important to find out the result, solution for that. So as a vice principal, since you are close to instructors and आप हमेशा उनके वेलफेयर की ऑब्वियसली बात करोगे, वो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। और अगर अपना ड्यूटी आप अच्छा कर रहे हो तो आई एम वेरी श्योर इंस्ट्रक्टर आपको रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करेंगे तो जरूर बताएंगे कि मैडम ये रीजन है उसका, कंफ्लिक्ट का ये रीजन है, एंड यू कैन टेल दैट टू प्रिंसिपल एंड जो हायर मैनेजमेंट है, आपको उनको रिप्रेजेंट करना है कि कंफ्लिक्ट का रीजन ये है। तो वहां पे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स जो हम बोलते हैं ना कि क्या ट्रेड चाहिए, इसी से क्वेश्चन निकलता है कि वाइस प्रिंसिपल में ट्रेड क्या चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स। क्यों? इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट उनको कन्विंस करवाना, इंटरपर्सनल स्किल्स। एक मॉडल है शुभ्या जो हमने डिस्कस भी किया है, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के जो 5 तरीके जो होते हैं उसको रिजॉल्व करने के, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइज, ये सारे के सारे। उसमें मतलब थ्योरी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज होता है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग मतलब कि विन विन सिचुएशन। कोलैबोरेटिंग इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन, कि क्या कोई ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है कि जो इंस्ट्रक्टर या एम्प्लॉइज हैं एंड जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बीच में कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो जाए कि विन विन सिचुएशन निकल जाए, कि साहब आप भी ये करो, हम ये करते हैं, और इससे इवेंचुअली बेनिफिट होगा स्टेक होल्डर जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो टू आंसर वेरी ब्रीफली योर क्वेश्चन इज डाटा गैदरिंग, नंबर 2 एज अ वाइस प्रिंसिपल माई कोलैबोरेटिव एंड स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कि मैं किस तरीके से इफेक्टिवली बात कर सका। नंबर 3, आप अगर जेन्युइन होंगे तो मैनेजमेंट भी जानती होगी, इंस्ट्रक्टर भी जानते होंगे, अगर आप उनके एम्पैथेटिक हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो लोग आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इसमें पर्सनैलिटी और आप बहुत मैटर कर जाता है, और आपका यू कैन ब्रेक द आइस यूजिंग योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो ऐसे आपका कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। सो बेसिकली सर ब्रेकिंग द आइस बाय कम्युनिकेटिंग राइटली एंड मेकिंग अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ गया, ट्रस्ट आ गया। जब तक आप ट्रस्ट नहीं जीतोगे अपने एम्प्लॉइज का, आप कभी विन नहीं कर सकते और कभी वो सॉल्व नहीं कर सकते। और इन केस स्टडीज के थ्रू वो यही जानना चाहता है कि कैसे ट्रेट आप, क्योंकि बच्चे आंसर करते हैं मैम मैं अपनी हायर अथॉरिटी के पास चला जाऊंगा। दे डोंट वांट अ पर्सन जो एक वो जैसे प्ले कर रहा है रोल कि नहीं मैं अपने सीनियर्स के पास चला जाऊंगा। दे डोंट वांट यू टू बी रशिंग टुवर्ड्स द अथॉरिटीज, बट कि आप क्या डिसीजन लेंगे। और अगर हम नहीं है, जैसे मैं कल भी कंटिन्यू करूंगी जो मेरे को प्रीवियस ईयर अभी फीडबैक ही से याद आ रहा है कि एक बच्चे को क्वेश्चन पूछा गया था कि कल आपकी डेडलाइन है, टुमारो इज योर डेडलाइन ऑफ द वर्क, ठीक है, अब आपको खत्म करना है, आपके जो अंडर एम्प्लॉइज है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप कैसे खत्म कराएंगे काम। और इस पे मल्टीपल आंसर बनते हैं। एक दिन में अगर बच्चा बोलता है मैं डेलीगेट करा दूंगा सारा काम, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि मैं आज ही सारे एम्प्लॉइज को पकड़ूंगी, मैं डेलीगेशन कराना शुरू कर दूंगी, नॉट पॉसिबल। दे आर ट्राइंग टू चेक हाउ प्रैक्टिकल यू आर इन द अप्रोच कि कल तुम्हारी डेडलाइन है और तुम्हें काम खत्म करना है, तो क्या तुम करोगे, खुद काम में इन्वॉल्व होगे कि तुम अपने एम्प्लॉइज पे रिवाइव करते रहोगे, मतलब उन पे ये करते हैं। तो ऐसी बहुत केस स्टडीज है जो आई थिंक हम रोज कुछ डिस्कस करें, और इससे जितनी मल्टीपल केस स्टडीज होंगी द बेस्ट इज कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और उससे आंसर्स आई थिंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, वन ऑन द सेम वन। सर अपार्ट फ्रॉम केस स्टडीज हमारा थर्ड मेन था आज का कंपोनेंट टू डिस्कस अबाउट एक्सपीरियंस। एकेडमिक्स हमने कवर किया, कुछ केस स्टडीज, जॉब एक्सपीरियंस। आज बच्चे जैसे अब
पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस से टिपिकली किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो मेरे को समझ आते हैं, देन यू पीपल कैन आल्सो ऐड। मेरे को लगता है जॉब एक्सपीरियंस जो हमारे पास अभी टिपिकली आईटीआई का कैंडिडेट आ रहा है, एंड यू विल एग्री विद मी, वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब हमारे पास जूनियर इंजीनियर आ रहे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में एज अ जेई लगे हुए हैं, रेलवेज में लगे हुए हैं। हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं जो एमईएस में जेई लगे हुए हैं और रिसेंटली 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले ज्वाइन किया। ऐसे भी आ रहे हैं जो 6-6 साल से जेई लगे हुए हैं। ऐसे भी आ रहे हैं जो अच्छे प्राइवेट सेक्टर टाटास में जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, घर के पास जॉब चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहता है, टाटा में जॉब कर रहा है और 5-6 साल से जॉब कर रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मतलब सैलरी 1/3 रह जाएगी उसकी, वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। और ऐसा भी इंडिविजुअल आ रहा है जिसने टीचिंग का जॉब किया है या जिसने जॉब किसी और फील्ड में किया है, जिसका कोई लेना देना सपोज इसके साथ नहीं है। मतलब मैचिंग जॉब वाले भी आ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर वाले भी आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं। अब इन सब को देख के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि भाई साहब आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, आप इसमें क्यों आना चाहते हो? आप तो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, 5-6 साल एज अ जेई हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन, आप प्राइवेट में इतने अच्छी पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हो? आपने अभी भी 6 महीने पहले जॉब ज्वाइन किया है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो, बॉर्डर रोड में हो, अच्छा देश के लिए काम कर रहे हो, यहाँ क्यों आना चाहते हो? अब ऑब्वियसली आंसर ये होता है कि मेरे को होम स्टेट पे वाइस प्रिंसिपल का जॉब प्रोफाइल मिलेगा, कंफर्ट वाला जॉब है और प्रेस्टीज भी सब कुछ है। अब ये बोलना कि बीआरओ में तो मेरी जो पोस्टिंग है वो बॉर्डर रोड पे लगी हुई है तो मैं कंफर्ट के लिए आ रहा हूँ, ये जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप आना क्यों चाहते हो, आपका जो बैकग्राउंड है उससे क्या बेनिफिट होगा, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, हाउ डू यू थिंक योर जॉब इन टाटा फॉर 5 years विल मेक यू बेटर वाइस प्रिंसिपल इन आईटीआई, इस तरह के क्वेश्चन। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम आपको क्यों नहीं। और एक और बात शुभ है, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है और बहुत से ऐसे हैं जो बिहार गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट में बिहार के ही हैं, तो सिंपल क्वेश्चन चेयरमैन साहब बोलेंगे कि साहब आपको हम एक अपने डिपार्टमेंट से दूसरे में क्यों शिफ्ट करें, 3 साल आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, अब हम आपको क्यों इसमें शिफ्ट कर दें। ये क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता है। कुछ जेनरिक आंसर तो हम दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होता है 1 to 1 एक्चुअली, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें देख के हम तब आंसर कर पाते हैं कि आप ये आंसर फ्रेम करो बैकग्राउंड स्टडी करके। जब हम आंसर भी करेंगे, अगर बैकग्राउंड स्टडी करके वो करते हैं तो वो एक सब्जेक्टिव और एक बहुत अच्छा आंसर निकलता है। अगर बच्चा दूसरे के, अब क्या करते हैं बच्चे, पैनल पे दूसरे बच्चे के इंटरव्यूज देख लेते हैं, दैट्स इट, और वही आंसर रट्टा मार के बताएंगे। वो रट्टा मार तो लेते हैं बट उनको मतलब ही नहीं पता वर्ड्स को। अब कल बच्चा बोल रहा था, मैं उनसे पूछ रही थी 3 क्वालिटीज बता दीजिए टीचर की, तो बीपीएससी का फेवरेट लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। बच्चे ने सुना एम्पैथी बोल रही हूँ मैं, बार बार एम्पैथी बोल दिया। मैंने उससे अगला क्वेश्चन था, किसी और इंटरव्यू में पूछा गया था एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है। अब उनको वही नहीं आ रहा था कि मैं एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है। तो मतलब अगर हम रट्टा भी मारे, अगर हम किसी कॉपी भी कर रहे हैं ना, अगर हम स्मार्टली नहीं कर रहे तो वी आर फेलिंग इट। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने, वो एमईएस में है, ज्वाइन किया उसने, मैंने उसको पूछा कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हिज आंसर वाज आई वांट टू सर्व माय होम स्टेट। देन माय क्वेश्चन वाज डोंट यू वांट टू सर्व नेशन? We can't answer that question. How we will answer कि no sir, I don't want to answer India. I don't want to serve India. I want to serve Bihar. अब ये आंसर नहीं कर सकता ना वो। तो इसको जब आंसर कर रहे हो पहला कि क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, so that he is to, जैसे चेस का गेम होता है कि आपको अगले भी मूव सोचने पड़ेंगे कि आप ये आंसर करोगे तो अगला क्वेश्चन ये आने वाला है, ट्रबल आएगा आपको। That is what they have to think. वही कॉन्ट्रैरी आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक वर्ड से कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरे आंसर्स निकलेंगे, दूसरे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो आई विल से कि सेशंस में जैसे हम सेफ साइड में हमेशा सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस भी बता रहे हैं, ऐसी बताइए कि जो आपको हार्ड टू जस्टिफाई ना हो। सिमिलर वे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं पुरानी, आपको अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये आपकी लॉयल्टी पे भी आता है क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन आप जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में रह के कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप प्राइवेट रह के भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट रह के भी कर सकते हैं। अभी तक आपने 25 सालों में क्या कंट्रीब्यूट किया, ये भी क्वेश्चन आता है कि अभी तक क्या कर रहे थे। तो अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप शायद अभी तक भी कर चुके होते या आपने नहीं किया। तो आंसर्स को ऐसा बताइए जिसमें आप जस्टिफाई कर सके। और आई थिंक मैम उसमें हमें लगता है कि मेंटरशिप से ही द बेस्ट है कि दो तीन जेनरिक में जो आंसर है शुभ वो देना चाहूंगा यहाँ पे। एक कि आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई करते हो फ्रेंड्स, तो आप अपने बात से आपसे पूछना। एक तो आंसर होता है उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आप जेई लगे हुए हैं और ये जो आपका वाइस प्रिंसिपल आईटीआई है, इसके बाद आप प्रिंसिपल बनते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक आंसर हो सकता है उसका कि साहब जेई से यहाँ तक पहुंचने में और वाइस प्रिंसिपल से यहाँ तक पहुंचने में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये है, लेकिन दैट कैन नॉट बी योर स्टार्टिंग लाइन। दूसरा होता है आपका जो प्रोफाइल है,
वाइस प्रिंसिपल का प्रोफाइल जरा हम डिस्कस करना है और हमने वीडियो बना रखा है उसका, उसको देखना। बहुत ही मतलब डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है वो। एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है, वो कोऑर्डिनेशन का काम भी है, एक ट्रेनिंग का भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो कोलैबोरेशन है उससे भी रिलेटेड है। तो वाइस प्रिंसिपल इज रनिंग बेसिकली ही इज द कैप्टन ऑफ हिज शिप, यू कैन से। क्योंकि कई जगह पे प्रिंसिपल पोस्ट भी नहीं होती, वाइस प्रिंसिपल ही रन कर रहे होते हैं सब कुछ। तो आपको मल्टीपल डोमेन में काम करने का, जैसे शुभ ने बताया कि वर्क सेटिस्फेक्शन के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन में मोनोटोनिटी नहीं होना चाहिए, आपके काम मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। तो एज अ जेई या जिस काम में भी आप हैं, अगर आप सपोज आप एक ही डिपार्टमेंट में बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो एक बड़े ग्रेशियस वे में आप ये जरूर बता सकते हैं कि मेरे को एज अ वाइस प्रिंसिपल बहुत सी जॉब डाइवर्सिफाइड में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक वहां आंसर कर सकते हैं। तीसरा आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पैनल समझता है उस चीज को, आप अपने यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आप किसी और स्टेट में पोस्टेड हैं, आप बहुत दूर पोस्टेड हैं, यू आर द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू वांट टू कम बैक टू योर होम स्टेट, यू वांट टू बी देयर विद योर पेरेंट्स, नथिंग रॉन्ग इन दैट, उसमें कुछ गलती नहीं होता। तो लेकिन उसको बोलने का एक तरीका है फ्रेंड्स, आपको बताना है, और अगर उनको जस्टिफाई हो गया कि इसलिए आना चाहते हो, वो आपको मार्क्स देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप ये बोल देंगे मैं घर में आना चाहता हूँ तो कोई गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट द वे यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ के ऊपर, जॉब डाइवर्सिफाइड जॉब के ऊपर एंड योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप इसका जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आंसर कर सकते हैं। प्राइवेट टू गवर्नमेंट यू कैन आंसर बिकॉज वर्क गवर्नमेंट के लिए जिस पर्पस के लिए मैं वर्क करना चाहता हूं उसका मीनिंग अलग है। नो बडी कैन डिनाई फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, नो बडी कैन डिनाई दैट। हम लोगों ने कोविड में भी देखा, जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है। दो, अगर आप जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करोगे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलते। अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो उनके बेस पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपको प्राइवेट टू गवर्नमेंट जो आंसर करना है वो आपको इन लाइंस पे करना है कि सर मैं अपने होम स्टेट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सर आई हैव सीन द काइंड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन माय पेरेंट्स एंजॉयड एंड द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दे हैड फॉर द सोसाइटी, द सेम मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ। तो प्राइवेट टू गवर्नमेंट आप उस बेस पे आंसर कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, आपके इंडिविजुअल बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे हम इस चीज को ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएंगे। सर अभी आपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बताया एक वर्ड, मुझे से अभी हमारा रिसेंट एक आईएसएल में बच्चा सेलेक्ट हुआ था जो 6th अटेम्प्ट में, आई वोंट बी टेकिंग द नेम, शायद आप रिकॉग्नाइज कर गए हो, ठीक है। तो ही मेंशन उसको, जैसे आई यूज्ड टू टेल कि आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं। मेरे कुछ पेट वर्ड्स होंगे जिन्होंने लगाया होगा कि मैं हर एक जेन्युइन बोलती हूँ, जैसे आपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर, ठीक है, कि ये तो आपने जाना ही जाना है इसके लिए कि आप प्रोग्रेशन चाहते हैं करियर में और आप प्रमोशनल चाहते हैं, तो इसलिए आप गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। प्राइवेट में आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी और वो चीजें नहीं मिलती है। उससे क्वेश्चन आगे पूछा गया कि आपको क्या लगता है बड़ी जल्दी प्रमोशन हो जाएगी, हम यहाँ से कब से बैठे हैं, आपको पता है आपकी प्रमोशन का नेक्स्ट स्टेज क्या है। तो मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना आंसर, और दो ही वाज प्रिपेयर्ड, उसको प्रिपेयर कराया गया था कि नेक्स्ट प्रमोशन क्या है, हायरार्की क्या है, सीक्वेंस क्या है, कितने टाइम बाद होती है, ही जस्टिफाइड वेरी नाइसली एंड दे वर लाफिंग कि जैसे ही उसने आंसर दिया कि प्रमोशन जल्दी, पैनल वाज वेरी हैप्पी एंड द पैनल। तो मतलब आपका एक वर्ड ना आपको चेंज करके सिलेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें बाद उसको ये पता था कि प्रमोशन कौन सी है मेरी अगली और कितने सालों बाद होगी। दैट इंफॉर्मेशन इज नीडेड कि जब भी आप ये जस्टिफाई करते हो। और जैसे अभी आप प्राइवेट टू पब्लिक मूव कर रहे हैं, अगर हम ये, जैसे बच्चा बोलता है जॉब स्टेबिलिटी या फिर ये सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, कोविड का बहुत एग्जांपल देते हैं, मैं हमेशा प्रायोरिटाइज करती हूँ कि प्राइवेट अगर आप देते हैं तो पहली चीज आप ये बोल सकते हो कि करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे आ जाता है कि डाइवर्सिफाई। आपको करियर में एक्सप्लेन करने के लिए बोलती हूँ, जैसे आप सोचिए कि प्राइवेट है, उसमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अनडाउटेडली, पर प्रोजेक्ट्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, कल को मिले ना मिले, आप उस प्रोजेक्ट का पार्ट ना मिले बने, दैट डिपेंड्स। लेकिन गवर्नमेंट में सरकार पॉलिसीज बनाती रहेगी, जब जब पॉलिसी बनाएगी आप उसके पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो मतलब आपकी प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ, एनरिचमेंट, नॉलेज ये बढ़ेगी, और जब आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन में एक्सप्लेन करेंगे ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बेटर। तो मतलब आप जस्टिफाई करें पर उसको एक्सप्लेन करके करें। तो टू एंड ऑफ द सेशन शुभ्या, अच्छा सर बिफोर एंडिंग ऑफ द सेशन, एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन डाउट सारा बच्चों का, कि बिहार में बहुत सारी पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही है, राइट, हमें कौन सी पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए? मैं कुछ पॉलिसीज के नाम आपको बताता हूँ, और इसका डॉक्यूमेंट रिलीज कर चुके हैं YourPedia, आप इस डॉक्यूमेंट को ले लो, और पॉलिसीज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक एडवाइस आपको, आप कभी भी दो चीज़ों में कंपैरिजन करने का तरीका होता है। आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपनी प्रेजेंट जॉब को फ्यूचर जो जॉब लेना चाहते हैं उसके साथ, तो आप प्रेजेंट जॉब को कभी क्रिटिसाइज मत करो, रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। आप फ्यूचर की जॉब में अच्छी बात बता सकते हैं, आप ये जरूर बता सकते हैं कि इस जॉब में जो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इसमें ये फीचर है, ये है, ये है, ये है। आपको ये नहीं बताना है कि रिक्वायरमेंट है कि इसमें ये नहीं है। कि आप अगर बता रहे हैं कि ITI वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन बहुत अच्छा है सर, आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट प्रमोशन एंड ऑल, तो यू नीड नॉट टू टेल कि माय प्रेजेंट जॉब इज नॉट ऑफरिंग मी प्रमोशन, यू नीड नॉट टू टेल दैट। अपना प्रेजेंट जॉब को क्रिटिसाइज मत करो।
पॉलिसीज बिहार गवर्नमेंट की बहुत सी हैं, लेकिन काम की पॉलिसीज आपकी जॉब के लिए जो हैं वो पॉलिसीज हैं जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं। मेरे को कई बहुत अच्छी लगी जो आपको पता होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 10 लाख रुपए मिलता है एंटरप्रेन्योर को। एक है जो NSFDC जो माइनॉरिटीज के लिए है, इंटर्नशिप स्कीम। एक है महिला उद्यमी योजना, ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वुमेन और उससे रिलेटेड खासकर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। फिर CM नारी शक्ति योजना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या उत्थान योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट एक स्कीम है। तो जो मैंने नाम बताए इंपॉर्टेंट हैं। मेरे को लगता है 5-4 लाइन अगर आप इसके बारे में पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाना चाहिए। वो वैसे पूछता है कि कोई स्कीम्स आप बता सकते हैं जो बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो आप बता दो। हाँ सर, वो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसमें 10 लाख रुपए मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को, ये चीज होती है। अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड या वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम बता दो, तो ये नाम आप बता सकते हैं। डिस्कशन इसका हम नेक्स्ट सेशन में इसमें कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है 3-4 सीक्वल बनेंगे और आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं ITI वाइस प्रिंसिपल के लिए। ये जो हमने सारे बात बताए इनको रिवाइज ढंग से सुनना और रिवाइज करना, लिख के तैयारी करना। डॉक्यूमेंट YourPedia ने बना रखा है, वो आप ले सकते हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया होगा, आप उसके साथ जुड़ जाएं एंड अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। सो थैंक्स अ लॉट शुभ्या एंड शिखा। टुमारो अगेन वी मेक नेक्स्ट सीक्वल फॉर ऑल ऑफ देम। थैंक यू।